हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन जिसिंग एकेडमी। तो चलिए हम बात कर रहे हैं यूनिट 3 आरडीबीएमएस और इस यूनिट को हम डीबीएमएस के नाम से भी जानते हैं। आज हम बात करेंगे सेशन 1 इंट्रोड्यूसिंग डेटाबेसेस। तो चलिए देखते हैं इंट्रोड्यूसिंग डेटाबेसेस के अंदर आपको क्या क्या जानना है। क्लास 10 इन्फोटेक 402 के चैप्टर्स की बात कर रहे हैं और टर्म 2 सिलेबस को हम फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि टर्म 2 का सैंपल पेपर आ चुका है, तो क्वेश्चन पेपर के पैटर्न आपको पता चल ही गए कि 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दें और जितना ज़्यादा आप चैप्टर्स को डीपली स्टडी करोगे उतना ज़्यादा आपके सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए मैं ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां हम देखेंगे इंट्रोड्यूसिंग डेटाबेसेस। इस कंप्लीट चैप्टर्स के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक क्या रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे डेटाबेस के बारे में कि डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द डेटाबेस। देखो, डेटाबेस का मतलब हो गया, सिंपल लाइन में आपको याद रखना है, या काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चंस तो आपको देखने को जरूर मिलेंगे, और वो है कि डेटाबेस होता क्या है। तो डेटाबेस की जो डिफिनेशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, रेफर्स टू द कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड डेटा एंड डेटा। ठीक है, एक लाइन तो ये रखना, रेफर्स टू द कलेक्शंस ऑफ द रिलेटेड डेटा, यहां तक याद जरूर कर जाना। एंड डेटाबेस सिस्टम इज बेसिकली ए कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब कंप्यूटर की मदद से हम इंफॉर्मेशंस को मैनेज करते हैं। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशंस रखा जाता है नॉर्मली क्या है, कलेक्शंस ऑफ द रिलेटेड डेटा का मतलब हो गया कि ये हमेशा वन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, पर्टिकुलर एंटरप्राइज किसी एक चीज के बारे में, किसी एक एंटिटी के बारे में इंफॉर्मेशंस को कंटेन करता है। और जो भी तरह के डिसीजंस लेने होते हैं, देखो इंफॉर्मेशंस और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी मदद करता है डिसीजन लेने में। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक द डिसीजन, टू टेक द डिसीजन। ओके, मैनेजमेंट्स को डिसीजन लेना होता है तो उसे डेटा की जरूरत होती है। अब डेटाबेस को जब हम कलेक्ट करने की बात करते हैं तो हमें कई तरह के सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमें कई तरह के सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि हम अभी ओपन ऑफिस बेस की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है जो ओपन ऑफिस ओआरजी के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, डेटाबेस हमें रिट्राइवल की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, एक रिपोजिटरी सिस्टम है जहां इंफॉर्मेशंस को हम स्टोर करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डेटाबेस फंक्शनिंग के बारे में कि डेटाबेस फंक्शंस कैसे करता है। जैसे कि डेफिनेशंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको ध्यान रखना है। रेफर्स टू द कलेक्शंस ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा एंड डीबीएमएस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनेज द डेटाबेसेस इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो यहाँ पे दो चीज हो गया, पहला तो डेफिनेशन है डेटाबेस क्या है और दूसरा डेफिनेशन हो गया डीबीएमएस क्या है। ठीक है, पहले क्या होता था, या फिर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर से पहले लोग सिस्टम्स को टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स को फॉलो करते थे, है ना। तो जहां पे रिकॉर्ड्स को अलग अलग फाइल्स में स्टोर करके रखा जाता था। अ नंबर ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स उसके लिए लिखे जाते थे, इंफॉर्मेशंस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, रिकॉर्ड्स को ऐड करने के लिए। लेकिन इसके कई सारे लिमिटेशंस एंड डिसएडवांटेज हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना कि व्हाट इज द टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। पहला क्वेश्चन तो ये बना, एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस एंड डिसएडवांटेज ऑफ टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है वो है डेटा रिडंडेंसी, मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, डेटा इनकंसिस्टेंसी, कि आपको प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं हो पाता है, कहीं पे कुछ इंफॉर्मेशन है, कहीं पे कुछ इंफॉर्मेशन है। अनशेयरेबल, इजी नहीं होता है शेयर करना, फाइल कॉपी कर सकते हैं, भेज सकते हैं। स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं होता है, मतलब एक ही इंफॉर्मेशन को अगर 4 अलग अलग लोग मैनेज करेंगे तो वो 4 अलग अलग तरीके से मैनेज कर रहे होंगे। इनसिक्योर, डेटा सिक्योर नहीं है क्योंकि डेटा सिंपली कंप्यूटर पे स्टोर्ड है, तो कोई अगर आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है तो आपके डेटा को भी एक्सेस कर सकता है। इनकरेक्ट होने की संभावना ज्यादा होती है क्योंकि कई सारे फाइल्स होते हैं, तो आपको ध्यान नहीं रहता है कि आपने एक जगह अपडेट किया तो दूसरी जगह आपका अपडेट हुआ या नहीं हुआ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन सारी प्रॉब्लम को दूर कर देता है। ठीक है, तो अब स्कूल फाइल, हॉस्टल फाइल, इसे एग्जांपल्स के थ्रू समझाए तो आप इसको समझ लीजिएगा। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं हाउ डेटाबेस वर्क, डेटाबेस कैसे काम करता है। देखिए, डेटाबेस सिस्टम्स डू नॉट मेंटेन सेपरेट कॉपीज ऑफ द सेम डेटा, मतलब एक तरह के डेटा की मल्टीपल कॉपीज वो नहीं रखता है। तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम था डेटा रिडंडेंसी, वो यहाँ पे खत्म हो जा रही है। तो ये क्या करता है कि सारे इंफॉर्मेशंस को एक जगह पे रखता है और जिस भी एप्लीकेशंस को डेटा की रिक्वायरमेंट होती है वो सेंट्रली मेंटल डेटाबेस से वो डेटा प्रोवाइड करता है। तो अगर किसी भी डेटा में किसी भी तरह का चेंज किसी के द्वारा किया जाएगा तो वो एप्लीकेबल होगा सभी के लिए।
चाहिए और वो सभी को एक्सेस मिलेगा, सभी उसको यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या हो गया, जो रिडंडेंसी हो रहे थे डेटा का, डुप्लीकेशन जो हो रहा था, वो टोटली यहां से एलिमिनेट हो जाता है ना। जो डेटा मतलब ये जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो कि इंफॉर्मेशंस को इस जगह पे इस सेंट्रलाइज सिस्टम में मैनेज किया जा रहा है, तो अब ये भी अगर एक्सेस करेगा, ये भी अगर एक्सेस करेगा, ये भी एक्सेस करेगा, तो हर किसी को वही डेटा अवेलेबल किया जाए। या अगर किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू आप डेटा को एक्सेस करेंगे, तब भी आपको वही डेटा अवेलेबल कराया जाएगा। अब क्योंकि डेटाबेस के अंदर में सेंट्रलाइज डेटा का कंसेप्ट है, डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं होते हैं, तो इसके कुछ एडवांटेज भी हैं। टू दी पॉइंट अगर बात करें तो जो टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स का डिसएडवांटेज है, वो आपके डीएमएस सिस्टम का एडवांटेज बन जाता है। अगर मान लीजिए आपको याद नहीं रहता है, तो आप इस तरीके से भी इसे याद कर सकते हैं। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है कि डेटा रिडंडेंसी को यहां पे खत्म कर दी जाती है। डुप्लीकेशन ऑफ डेटा की प्रोबेबिलिटी जो है लार्ज एक्सटेंट तक खत्म हो जाती है यहां पे। तो मतलब कि नॉन डेटाबेस सिस्टम्स में क्या होता था कि कई सारे एक ही इंफॉर्मेशंस को कई जगह पे मेंटेन किया जा रहा था, लेकिन यहां पे क्या हो गया कि नहीं, इंफॉर्मेशन एक जगह पे मेंटेन होगा और इसलिए डुप्लीकेशंस के चांसेस यहां से खत्म हो जाएंगे। बट डुप्लीकेशन ऑफ डेटा में लीड टू, अगर डुप्लीकेशन होगा तो इनकंसिस्टेंसी और इनकरेक्ट डेटा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो डेटा रिडंडेंसी मींस डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। DBMS store all data at one place and all applications program require the data can refer to the same central place. So centralization makes sure that data remain consistent and secure. तो इसका एक फायदा ये होता है। Databases can control data inconsistency to a large extent. मतलब जो इंफॉर्मेशंस है वो डुप्लीकेशंस, जब हम रिडंडेंसी को कंट्रोल कर लेंगे, अगर रिडंडेंसी कंट्रोल नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगा। इनकंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगा मतलब क्या है कि एक ही तरह के इंफॉर्मेशंस, मतलब एक एंटिटी या किसी एक पर्सन के बारे में जो इंफॉर्मेशन आपने रखा है वो अलग अलग आपको दिखाई देगा। किसी एक फाइल में आपका मोबाइल नंबर तो कुछ और दिखाई दे रहा है और किसी दूसरी फाइल में आपका मोबाइल नंबर कुछ और दिखाई दे रहा है। तो दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी। तो कहता क्या है कि अगर आपने मतलब कन्फ्लिक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया, इनकंसिस्टेंट डाटा का मतलब हो गया कि डेटा या तो इनकरेक्ट है और कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो कंट्रोलिंग रिडंडेंसी जो होता है उससे इनकंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। अगर डेटाबेस के अंदर में कोई कंसिस्टेंसी रिडंडेंसी रह जाती है तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस चीज को इंश्योर करता है कि अगर दो एंट्रीज है तो ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाए और इसको प्रोपेगेटिंग अपडेट्स कहते हैं। मतलब कहीं दो जगह इंफॉर्मेशन है तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, इसको प्रोपेगेटिंग अपडेट्स कहते हैं। तो मल्टीपल मिसमैचिंग और कॉपीज ऑफ सेम डेटा इज नोन एज द डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है डेटाबेस फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ डेटा। अब क्योंकि अब सेंट्रलाइज्ड डेटा है, किसी एक जगह सिस्टम्स पे डेटा है, तो अलग अलग यूजर्स को हम डेटा शेयर करने की फैसिलिटी दे सकते हैं। अलग अलग यूजर्स उसी डेटा को एक्सेस कर सकता है ना। सेम पीस ऑफ द डेटा एंड सेम इंफॉर्मेशन, अलग अलग पर्पस के लिए। तो डेटाबेस सिस्टम्स जो है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, वो हमें इस चीज की फैसिलिटी देती है कि ना तो यूजर बल्कि कोई एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस भी अगर चाहे तो उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, शेयर कर सकता है। हाँ, उसके लिए उन्हें राइट्स की जरूरत होगी और वो प्रॉपर चैनल्स के थ्रू ही होगा, ऐसा नहीं कि कोई भी कहीं से भी डेटा को एक्सेस कर लेगा। नेक्स्ट जो एडवांटेज है, इन्फोर्स स्टैंडर्ड्स। अब क्योंकि आपने डेटा को सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे रखा है, आपने इंफॉर्मेशंस को कुछ इस तरीके से मैनेज किया, तो अब चाहे तो मिस्टर राम इस डेटा को एक्सेस करे या मिस्टर श्याम इस डेटा को एक्सेस करे। अब डेटा क्योंकि एक ही जगह पे स्टोर हो रहा है तो स्टैंडर्ड सेम रह गया और सेम इंफॉर्मेशन इन्हें भी मिलेगा और सेम इंफॉर्मेशन इन्हें भी मिलेगा। मतलब यहां कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे कि रिलायंस का स्टोर है, मान लीजिए रिलायंस के कई सारे स्टोर हैं, तो किसी भी रिलायंस स्टोर से अगर आप बिल लेते हो तो आप देखना बिल का फॉर्मेट आपको सेम दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस रखा हुआ है, तो एक स्टैंडर्ड को वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन स्टोर डेटा फॉर्मेट्स इज इन अ डिजायरेबल फॉर्मेट। तो डेटा जो इंटरचेंज होता है, डेटा जब एक्सचेंज किया जाता है तो वो इजी हो जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखने का ये फायदा होता है कि आप इजीली उसको एक्सचेंज कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो।
डेटा सिक्योरिटी, देखो डेटाबेस के अंदर में एक फैसिलिटी आपको मिलेगी डेटा सिक्योरिटी, क्योंकि जब आप कोई डेटाबेस सिस्टम यूज करते हो तो वहां पे यूजर होते हैं, यूजर को राइट्स दिए जाते हैं डेटा को एक्सेस करने का। विदाउट राइट्स नो वन कैन एक्सेस द डेटाबेस, नो वन कैन एक्सेस द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो ऑथराइजेशन प्रोसेस के कारण क्या हो गया, जो हमारा डेटा है, सेंसिटिव डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो क्या होगा, सिक्योर हो जाएगा। तो डेटाबेस सिक्योरिटी भी इंश्योर करेगी। अब हम बात करते हैं फ्लैट वर्सेस रिलेशनल फाइल। फ्लैट फाइल का मतलब क्या होता है, जैसे व्हेन सारे के सारे सिस्टम, सारे के सारे इंफॉर्मेशंस को अगर आप एक ही फाइल पे स्टोर करके रख लोगे डेटाबेस के अंदर में, उसे तो हम फ्लैट डेटाबेस कहेंगे। जैसे कि एक्सेल की सीट, स्प्रेडशीट जो है वो हमारा फ्लैट डेटाबेस सिस्टम है। लेकिन जब आप मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करते हो और उन्हें किसी कॉमन फील्ड्स के द्वारा हम लिंक कर देते हैं, तो ऐसे डेटाबेस को हम रिलेशनल डेटाबेस के नाम से जानते हैं। और वो सॉफ्टवेयर जो हमें रिलेशनल डेटाबेस को हैंडल करने की फैसिलिटी देती है, उसे हम RDBMS कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि DBMS अगर सिर्फ एक ही फाइल मैनेज करने की फैसिलिटी दे और मल्टीपल फाइल्स के बीच में कोई रिलेशन बनाने की सुविधा हमें ना दे, तो ऐसे केस में उसे हम क्या कहेंगे, ऐसे केस में उसे हम फ्लैट डेटाबेस के नाम से जानेंगे या सिंपल डेटाबेस कहेंगे। लेकिन अगर कोई डेटाबेस हमें यह फैसिलिटी दे कि हम इस दोनों फाइल को रिलेट कर सकते हैं किसी एक फील्ड के भरोसे, किसी एक कंपोनेंट के भरोसे, तो हम उसे क्या कहेंगे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये आपको काफी इंपॉर्टेंट होगा, मैं आपको बता रहा हूं, 1 नंबर के क्वेश्चंस फिक्स हैं यहां से 2 नंबर के, कि आपसे एप्लीकेशंस RDBMS सॉफ्टवेयर का नाम पूछा जा सकता है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओपन ऑफिस बेस, ओरेकल, माईएसक्यूएल, ये कुछ पॉपुलर RDBMS हैं। और RDBMS के अंदर में हम जितने भी टेबल बनाते हैं, उन टेबल को हम किस नाम से जानते हैं, दैट टेबल इज नोन एज द रिलेशन। उसे हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं DBMS बेस के बारे में हम बात करते हैं। जब हम ओपन ऑफिस बेस की बात कर रहे हैं तो हमें उसके लिए ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है अपने कंप्यूटर पे, और जब आप उसे इंस्टॉल करते हो तो कैल्क, राइटर के साथ साथ आपको बेस भी मिल जाता है। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया कि डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स या पर्पज से रिलेटेड होता है। स्टूडेंट डाटाबेस में हम स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन को रखेंगे, इवेंट मैनेजमेंट डाटाबेस में हम इवेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रखेंगे। बेस एक ऐसा डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस कंपोनेंट ऑफ जो एक पॉपुलर RDBMS सॉफ्टवेयर है, जो हमें एक फैसिलिटी देती है कि हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द टेबल्स। ठीक है, तो डेटाबेस बेस को हम ओपन ऑफिस बेस के नाम से भी जानते हैं और इसे सिंपली ओ बेस के नाम से भी जाना जाता है। Using the base, you can manage all informations from a single zip file that stores all related informations files. Database files जो बेस के अंदर होते हैं उसका एक्सटेंशन होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। The extension of the database file is ODB in OpenOffice Base. OpenOffice Database बेस, ओपन ऑफिस डेटाबेस, ठीक है, उसको ओपन ऑफिस डेटाबेस के नाम से जानते हैं। तो एक फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ .odb। ODB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये हो गया ओपन ऑफिस, ये हो गया डेटा और ये हो गया बेस। ठीक है, तो द फाइल एक्सटेंशन ऑफ बेस इज बेस डेटाबेस इज .odb, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, जब कभी भी आप डेटाबेस क्रिएट करते हो, एक फाइल क्रिएट करते हो ओपन ऑफिस बेस में, तो उसके कई कंपोनेंट्स होते हैं। Within the database file, the data are going to store in a different way. Some data are going to store as a tables, जहां पे हम टेबल्स के अंदर में डेटा को व्यू कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसको अपडेट करने के लिए हमारे पास कई बार फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स की मदद से हम उसे अपडेट करते हैं, व्यू करते हैं। ठीक है, डेटाबेस के अंदर में आपने स्टोर किया, टेबल्स के अंदर आपने स्टोर किया, फॉर्म से आपने उसको ऐड किया, व्यू किया और अपडेट किया। उसके बाद डेटाबेस को रिट्राइव करने के लिए हमारे पास क्वेरीज होती है और डेटा को एनालाइज और प्रिंट करने के लिए हमारे पास रिपोर्ट्स होते हैं। तो ओपन ऑफिस बेस के अंदर में जब कोई आप डेटाबेस क्रिएट करोगे, एक डेटाबेस फाइल क्रिएट करोगे, तो आपको टोटल वहां पे 4 कंपोनेंट दिखाई देंगे डेटाबेस पैनल के अंदर में, टेबल्स, फॉर्म्स,
क्वेरीज एंड रिपोर्ट्स। टेबल्स का काम क्या है? टेबल रेफर टू द स्टोरेज कंटेनर जो डेटा को स्टोर करेगा सिंगल ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो टेबल का काम है डेटा को स्टोर करना। इस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम टेबल में स्टोर करते हैं। जैसे टू स्टोर द डेटा हमें टेबल क्रिएट करना होता है। मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए हम मल्टीपल टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ द क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट हम उनको एसेस करेंगे। हम उसके बीच में रिलेशनशिप भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये एम्प्लॉयज डेटाबेस की स्क्रीन को दिखाई गई। यहाँ पे एक टेबल दिखाया जा रहा है, एम्प्लॉय टेबल। टेबल का नाम है एम्प्लॉय, और इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर में देखो डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नंबर, ये सारे अलग अलग कॉलम्स हैं। ये इसके इंफॉर्मेशन हैं जो इसके अंदर में स्टोर किए गए, रिकॉर्ड्स हो गए ये सारे। और यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय आईडी के थ्रू हम इसको, इस एम्प्लॉय आईडी के थ्रू हम दूसरे टेबल्स के एम्प्लॉय आईडी को मैच करा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। A table in a relational database is called relation। ये पॉइंट्स हमने याद रखना है। अब अगर आप टेबल की बात करें तो टेबल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, टेबल्स जो है वो क्या है, ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है। और ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशंस बनते कैसे हैं, वो फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स के भरोसे बनते हैं। मतलब क्या है कि ये जो इंफॉर्मेशंस आपको यहां पे दिख रहा है, जो लास्ट नेम है, जो फर्स्ट नेम है, जो फैक्स नंबर है, ये सारे क्या है, ये सारे फील्ड हैं। ये सारे क्या है, फील्ड है। अब ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन जॉन स्मिथ के बारे में जो यहां पे कलेक्ट करके दिखाया गया है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये रिकॉर्ड कहलाते हैं। और ये कई सारे रिकॉर्ड जो कलेक्ट हो जाते हैं एक फाइल के अंदर में, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम टेबल कहते हैं। तो बेसिक चीज है, इसको ध्यान रखना है। डेटा आइटम्स का जो है स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया नेम डाटा, जिसे हम फील्ड भी कहते हैं, एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, है ना, और कॉलम भी कहते हैं उसे। डेटा आइटम रिप्रेजेंट्स वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। मान लो लास्ट नेम के अंदर सिर्फ आप लास्ट नेम स्टोर करोगे, फर्स्ट नेम के अंदर सिर्फ फर्स्ट नेम स्टोर करोगे, मोबाइल के अंदर मोबाइल स्टोर करोगे। रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, इट इज द नेम कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स। मतलब ये जो डेटा आइटम्स आपने बनाए थे, जो कॉलम्स लिखे थे, जो एट्रीब्यूट्स हैं आपके, इनको जब आप कलेक्ट कर देते हो, इट रिप्रेजेंट अ कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। मान लीजिए अमित के बारे में अगर हमें सारा इंफॉर्मेशन चाहिए कि अमित का मोबाइल नंबर, ये तो क्या है, अमित का नाम है। अब यहां पे मैंने अमित का मोबाइल नंबर लिख दिया सपोज, तो ये अमित का मोबाइल नंबर है। यहां पे मान लीजिए मैंने अमित का एड्रेस लिख दिया, तो ये अमित का एड्रेस हो गया हमारा। ठीक है, तो ये इंडिविजुअली क्या है, डेटा आइटम है। इंडिविजुअली अगर आप इसको देखोगे तो दिस ऑल आर द डेटा आइटम्स, दिस ऑल आर द डेटा आइटम्स। लेकिन हम जब इनको कलेक्ट करके देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड रिकॉर्ड। और ऐसे कई सारे रिकॉर्ड होंगे, अमित से रिलेटेड, सुधा से रिलेटेड, पूजा से रिलेटेड, है ना, सोनू से रिलेटेड, मोनू से रिलेटेड, तो वो क्या बनेंगे, हमारे टेबल्स कहला जाएंगे। तो टेबल क्या हो गया, नेम कलेक्शंस ऑफ ऑल ऑकरेंस ऑफ गिवन टाइप ऑफ लॉजिकल रिकॉर्ड्स। और टेबल को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस में। देखो इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना है। फील्ड और एट्रीब्यूट्स, कॉलम्स कंटेनिंग वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसा कि आप यहां पे इस एग्जांपल से, इस फिगर से समझिए कि ये फील्ड है, फील्ड है, फील्ड है, फील्ड है, फील्ड है। सेल्समैन के नंबर, सेल्समैन नंबर लिखा गया, फर्स्ट नेम में सिर्फ फर्स्ट नेम लिखा गया है, सरनेम में सरनेम लिखा गया, सेल्समेन में सेल्समैन अमाउंट लिखा गया इसके अंदर, और टारगेट के अंदर टारगेट वैल्यू दिया गया। तो ये आप वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड। रोज रिप्रेजेंटिंग वन कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ये हमारा रोज हो गया, ये हमारा रोज हो गया, जो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं, रिकॉर्ड। और इस कंप्लीट टेबल्स को हम क्या कह देंगे, कंप्लीट टेबल्स इज नोन एज द रिलेशंस और टेबल। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो जितने भी टेबल्स हैं उसमें रिकॉर्ड आइडेंटिफाई होते हैं यूनिक वैल्यू से। अब यूनिक वैल्यू से आइडेंटिफाई को रिकॉर्ड करने के लिए उसमें एटलीस्ट वन कॉलम ऐसा होना चाहिए जो यूनिक होना चाहिए। जो मान लो नाम डुप्लीकेट हो सकता है, सरनेम डुप्लीकेट हो सकता है, सेलमेट डुप्लीकेट हो सकता है, टारगेट डुप्लीकेट हो सकता है, तब तो ये कंप्लीट रिडंडेंसी हो जाएगी। तो इसको खत्म करने के लिए हर एक सेल्समैन को एक यूनिक नंबर दिया जाता है। तो जो ये आईडी होती है वो यूनिक होती है, और ऐसे कॉलम को हम प्राइमरी की कहते हैं, जो रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करती है। ठीक है, दिस यूनिक फील्ड आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड्स। ठीक है, देयर आर यूनिक वैल्यू फॉर ऑल रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, ईच रिकॉर्ड इज आइडेंटिफाइड विद अ यूनिक वैल्यू इन अ फील्ड ऑफ टेबल, देयर आर यूनिक वैल्यू ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स एंड इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स एंड इट इज नोन एज द प्राइमरी की। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारी बात हो जाती है टाइप्स ऑफ द कीज इन अ टेबल। जब आप कोई टेबल बनाओगे तो उसके अंदर में आप कई सारे कॉलम्स लेते हो। अब उस कॉलम्स को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो जैसे कि एक कॉलम ऐसा होगा, या एक या दो कॉलम का सेट
अकेले नहीं, या तो अकेला हो या 2-3 कॉलम के कॉम्बिनेशंस में, उसे हम कंपोजिट कहते हैं। तो वो जो होता है उसे हम प्राइमरी की कहते हैं। देखो कहता क्या है कि किसी भी टेबल के अंदर में, अगर कोई टेबल डेटाबेस के अंदर में है तो उसके पास एक प्राइमरी की होना चाहिए। अदर देन प्राइमरी की देयर आर अदर टाइप्स ऑफ द कीज इन अ टेबल। प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा कॉलम है जो रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। जैसे आपके क्लास में कई सारे अमित हो सकते हैं, लेकिन ईच एंड एवरी अमित इज आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ द रोल नंबर, और in a school each and every Amit is identified with the help of the admission number और registration number। कोई नंबर होता है जिससे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो a field which stores unique value for each record and help us to uniquely identify the row in record, that is called primary key। जैसे कि आप देख सकते हो इस टेबल में रोल नंबर हमारा प्राइमरी की है, एडमिशन नंबर भी यहां पे प्राइमरी की हो सकता है, बट इस क्लास के अंदर में मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की रखा है। स्कूल की बात जब हो जाएगी तो इस एडमिशन नंबर को आप प्राइमरी की डेनोट करोगे। कंपोजिट प्राइमरी की का मतलब क्या होता है? कई बार क्या होता है कि एक अकेला कॉलम प्राइमरी की बनने की कैटेगरी में नहीं रह पाता है, वो रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स को कंबाइन कर देते हैं, ग्रुप ऑफ फील्ड्स को हम यूज करते हैं एज अ प्राइमरी की। तो जब एज ए प्राइमरी की आपने 2 या 2 से अधिक कॉलम को कंबाइन कर लिया तो उसे आप क्या कहोगे? दैट इज कॉल्ड कंपोजिट की, और उसे कंपोजिट प्राइमरी की के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हो, यहां रोल नंबर, प्रोजेक्ट, इन 2 कॉलम को मिला, जैसे देखो रोल नंबर डुप्लीकेट हो रहा है लेकिन प्रोजेक्ट अलग अलग है, तो 1 SST एक अलग वैल्यू बना, 1 SUPW एक अलग वैल्यू वाला, 2 SST एक अलग वैल्यू है, 2 SUPW एक अलग वैल्यू है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, रोल नंबर प्लस प्रोजेक्ट को कंबाइन करके हमने यहां पे प्राइमरी की बनाया, तो इसे हम कंपोजिट प्राइमरी की या कंपोजिट की के नाम से जानेंगे। अब क्या है कि टेबल के अंदर में तो एक अकेला प्राइमरी की कॉलम तो होगा नहीं, इसके अलावे भी कई सारे कॉलम होंगे। तो जो इसके अलावे कॉलम होते हैं उन्हें भी किसी नाम से जाना जाता है। तो कहता है कि देयर आर मोर देन 1 फील्ड हैविंग यूनिक वैल्यूज फॉर ईच रो। ये संभव है कि देयर में बी मोर देन 1 फील्ड हैविंग यूनिक वैल्यू फॉर ईच रो, और ऐसे केस में हम किसी एक को तो प्राइमरी की बनाते हैं, तो जो बाकी कॉलम रह गए जिसको आपने प्राइमरी की नहीं बनाया लेकिन उसके वैल्यू भी यूनिक थे, तो उन्हें हम ऑल्टरनेट कीज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम ऑल्टरनेट कीज कहते हैं। जैसे इस टेबल में प्राइमरी की एडमिशन नंबर को रोल नंबर को बनाया गया, जबकि एडमिशन नंबर की भी वैल्यू यूनिक दिख रही है हमें, दिख रही है ना। तो यहां पे एडमिशन नंबर को हम क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट कीज बोलेंगे। द कीज दैट हैव अ यूनिक वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड बट आर नॉट सेलेक्टेड एज अ प्राइमरी की आर कॉल्ड ऑल्टरनेटिव कीज। अब एक की और आता है, उसे हम कहते हैं कैंडिडेट की। क्या कहते हैं? कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या होता है कि मतलब सच अ कॉलम प्राइमरी की एंड ऑल्टरनेट कीज, जब इन दोनों को आप कंबाइन कर दोगे तो उसे हम क्या कहते हैं? कैंडिडेट कीज कहते हैं। दूसरे शब्दों में यूं समझो कि फील्ड कॉम्बिनेशन दैट आर एलिजिबल फॉर ए प्राइमरी की, मतलब वो सेट ऑफ फील्ड्स जो कैपेबल हैं प्राइमरी की बनने के लिए। जैसे कि मान लो पीछे वाले टेबल की अगर हम बात करें तो हम यहां पे हमारे लिए रोल नंबर और एडमिशन नंबर दोनों ही प्राइमरी की हो सकते थे, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? कैंडिडेट की कहेंगे। क्या कहेंगे? कैंडिडेट की कहेंगे। कैंडिडेट की में हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास रोल नंबर आएगा और हमारे पास एडमिशन नंबर आएगा। तो ये दोनों हमारे लिए क्या है? कैंडिडेट की हैं। लेकिन इस कैंडिडेट की के अंदर अच्छा इन्हें ही कैंडिडेट, हमने नेम को कैंडिडेट की क्यों नहीं बनाया? हमने मार्क्स को कैंडिडेट क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये टोटली डुप्लीकेट हो सकते हैं। अभी आपने 6 रिकॉर्ड या 5 रिकॉर्ड मेंटेन किया है, लेकिन जैसे ही आप इससे ज्यादा रिकॉर्ड मेंटेन करोगे तो पॉसिबल है कि देयर इज वन मोर स्टूडेंट हुज नेम इज राघव, किसी और बच्चे का नाम वेंकट हो सकता है ना, उसके मार्क्स डुप्लीकेट हो सकते हैं। तो इसलिए इनको नेम और मार्क्स को कैंडिडेट की कैटेगरी में नहीं रखा गया, क्योंकि रोल नंबर और एडमिशन नंबर यूनिक वैल्यू बता रहे हैं और ये बता रहे हैं, आगे भी बताएंगे, तो इसलिए इनको हमने कैंडिडेट की में रखा, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी है कि ये प्राइमरी की बन सकते हैं। समझ मेरी बात को? तो अब ये कैंडिडेट की में से हमने एक को तो प्राइमरी बना दिया, तो जो बच गए
वो क्या कहलाए? अल्टरनेट की कहलाए। तो प्राइमरी की एंड अल्टरनेट की कंबाइन टुगेदर नोन एज द कैंडिडेट की। ठीक है, आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल बाय यू। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेन की के बारे में। देखो फॉरेन की का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं और मल्टीपल टेबल्स मल्टीपल इंफॉर्मेशंस को रखते हैं रिलेटेड टू द वन पर्सन, रिलेटेड टू द वन एंटिटी, किसी एक ही आदमी के बारे में अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशंस को अलग अलग टेबल में स्टोर किया जा रहा है। अब मान लीजिए इस पर्सन के कंप्लीट इंफॉर्मेशंस को मुझे एक्सेस करना है, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे? तो इस केस में क्या होता है कि जितने भी टेबल्स होते हैं हर एक टेबल में इस पर्सन से रिलेटेड एक यूनिक आईडी को मेंटेन किया जाता है। जैसा कि आप टीचर टेबल में देख सकते हो, यहां पे टीचर नंबर एक यूनिक आईडी दी गई है। उसी जगह पे प्रोजेक्ट टेबल में देखो, यहां पे टीचर नंबर असाइन किया गया, मतलब रोल नंबर के बेसिस पे रोल नंबर 1 जो एसएसटी प्रोजेक्ट करेगा उसको ये वाले टीचर जो है गाइड करेंगे। रोल नंबर 1 जो एसयूपीडब्ल्यू का अगर प्रोजेक्ट करेगा तो उसको इस टीचर के पास जाना होगा। रोल नंबर 2 अगर एसएसटी का प्रोजेक्ट कर रहा है तो वो इस टीचर के पास जाएगा, और रोल नंबर 2 अगर एसयूपीडब्ल्यू का प्रोजेक्ट कर रहा है तो वो इस टीचर के पास जाएगा। तो अब अगर रोल नंबर 1 को यह जानना है कि भैया वो टीचर है कौन, उस टीचर का नाम क्या है, कौन से सर के पास जाना है, तो वो क्या करेगा, टीचर नंबर्स के थ्रू वो इस टेबल के अंदर आके देखेगा कि भाई वो कौन सा रिकॉर्ड है जिसका टीचर नंबर 5501 है, वो कौन सा रिकॉर्ड है जिसका टीचर नंबर 5501 है। तो वो इसके थ्रू क्या करेगा, उन मैम और सर के नाम को पता कर लेगा इसके थ्रू। तो अब देखो इस दो टेबल को हमने क्या किया, कोरिलेट कर दिया। तो कोरिलेट करने के लिए हमने क्या किया, एक कॉमन कॉलम को यूज किया। तो यहां पे कहा जाता है कि अगर किसी टेबल का प्राइमरी की कॉलम किसी दूसरे टेबल में एग्जिस्ट कर रहा हो, किसी एक टेबल का प्राइमरी की कॉलम किसी दूसरे टेबल में एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उस कॉलम को दूसरे टेबल के अंदर फॉरेन की के नाम से जाना जाता है। इन अ टेबल यू हैव अ फील्ड व्हिच इज नॉट द प्राइमरी की इन दैट टेबल बट इट इज अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल। यहां पे ये प्राइमरी की नहीं है, यहां तो प्राइमरी की रोल नंबर है, बट इट इज अ प्राइमरी की इन अदर टेबल, सो सच अ की इज नोन एज द फॉरेन की। एंड हम जो कहते हैं ना कि मल्टीपल टेबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे, तो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने में आपकी मदद कौन करेगा, फॉरेन की ही करेगा। विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की यू कैन मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन द अदर टेबल। तो फॉरेन की जो डेफिनेशन है उसको याद रखिएगा, अ नॉन प्राइमरी की फील्ड एट्रीब्यूट इज अ टेबल इज कॉल्ड फॉरेन की इफ इट इज अ प्राइमरी की इन अदर टेबल। मतलब नॉन की है, नॉन प्राइमरी की है इस कॉलम इस टेबल में, लेकिन ये दूसरे टेबल में प्राइमरी की है। समझे मेरी बात को, कि दूसरे देश का जो प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे देश में जाएगा तो उसको मतलब फॉरेन मिनिस्टर्स के रूप में, जैसे आपके देश से फॉरेन मिनिस्टर होते हैं ना, विदेश मंत्री जो आपके देश के होते हैं लेकिन रहते किसी दूसरी कंट्री में, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, फॉरेन मिनिस्टर कहा जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो आई होप सो। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉरेन की इज लिंक, अ फॉरेन की इज लिंक टू ए प्राइमरी की बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम ए प्राइमरी की। अब कुछ डिफरेंस हैं, कुछ इसके एडवांटेज देख लेते हैं। फॉरेन की किसे कहते हैं, अ फील्ड और ग्रुप ऑफ फील्ड्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस टेबल दैट प्रोवाइड एन एसोसिएशन बिटवीन डेटा इन टू टेबल्स। एसोसिएशन का मतलब लिंक होता है। टेबल्स कैन हैव मल्टीपल फॉरेन की, एक टेबल के अंदर में कई सारे फॉरेन की हो सकते हैं। प्राइमरी की क्या है, स्पेशल डेटाबेस टेबल, रिलेशनल डेटाबेस टेबल फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फील्ड दैट अलाउज अ यूनिकली आइडेंटिफाई द ऑल द रिकॉर्ड। एंड ओनली वन प्राइमरी की, किसी भी टेबल के अंदर में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होता है। आइए अब डिफरेंट कंपोनेंट्स को समझे कि क्वेरीज क्या होते हैं। क्वेरी इज अ स्टेटमेंट दैट गिव्स यू द फिल्टर डेटा अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस एंड स्पेसिफिकेशंस। तो क्वेरी का मतलब हो गया कि ये एक स्टेटमेंट है जिसकी मदद से हम डेटा रिट्राइव करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको वो बच्चों का लिस्ट चाहिए जिन बच्चों ने 90% से अबव मार्क्स स्कोर किया है, या आपको उन बच्चों का लिस्ट चाहिए जिन्होंने बिलो 30% स्कोर किया है। तो ऐसे केस में हमें कुछ स्टेटमेंट लिखने होते हैं और उसी स्टेटमेंट्स को हम क्वेरी कहते हैं। टू फाइंड एंड रिट्राइव
data that meets conditions that you specify, including data from multiple tables. So for that we have to make a query. A query can also update or delete multiple records at the same time to perform predefined and custom calculations. मतलब query की मदद से हम रिकॉर्ड ऐड भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड को हम डिलीट भी कर सकते हैं, हम उसे एक्सेस भी कर सकते हैं. तो क्वेरी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, न कि एक टेबल से हम मल्टीपल टेबल से भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. फॉर्म्स क्या होते हैं? जैसे कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, एडमिशन फॉर्म भरा, इसी तरीके से कंप्यूटर्स के ऊपर भी फॉर्म होते हैं. तो फॉर्म्स के माध्यम से हम क्या करते हैं? हम इंफॉर्मेशंस को गैदर करते हैं. टू गेट द इंफॉर्मेशंस फ्रॉम द यूजर वी आर यूजिंग द फॉर्म, एंड थ्रू द फॉर्म वी कैन व्यू द डेटा, वी कैन इनपुट द डेटा, वी कैन चेंज द डेटा. हम डायरेक्टली टेबल्स के अंदर में चेंज ना करके हम फॉर्म के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ द फॉर्म हम ये सारा काम कर सकते हैं. हम डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, न्यू डेटा ऐड कर सकते हैं और हम डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं. तो फॉर्म हमारे लिए क्या बनेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो याद रखना है, इंटरफेस इन अ यूजर डिफाइंड लेआउट दैट लेट्स यूजर व्यू, एंटर, चेंज डायरेक्टली इन द टेबल. ठीक है. तो फॉर्म फोकस ऑन वन रिकॉर्ड एट ए टाइम. एक बार में हम एक रिकॉर्ड के ऊपर काम करते हैं, ये ध्यान रखना है हमें. नेक्स्ट आती है रिपोर्ट. अब आपने सारा काम किया, डेटा भी बनाया, हर काम कर दिया, तो अब आपको रिपोर्ट भी देना होता है. आपसे सीनियर आपसे रिपोर्ट मांग सकते हैं, जिस रिपोर्ट की मदद से वो उसे एनालाइज करेंगे. तो रिपोर्ट क्या है? एक प्रिंटेड फॉर्मेट है, एक प्रिंटेड फॉर्मेट है. ठीक है. हम जब पर्टिकुलर फॉर्मेट में पर्टिकुलर वे से डेटा को प्रिंट करके हम किसी को अवेलेबल कराना चाहते हैं, उसे हम रिपोर्ट कहते हैं. एक फॉर्मेटिंग, इट इज जस्ट लाइक अ फॉर्मेटिंग, इट इज जस्ट लाइक अ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. जो डेटा आपने अपने टेबल में स्टोर किया था, उसी इंफॉर्मेशंस को आप अलग अलग तरीके से क्या करना चाहते हो? प्रेजेंट करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉर्म कहते हैं. क्या कहते हैं उसे? हम फॉर्म कहते हैं. ठीक है. तो लाइक दिस, जैसे कि एक रिपोर्ट बनाई गई डिपार्टमेंट वाइज. अब देखो ये रिपोर्ट है, तो अलग अलग रिपोर्ट अवेलेबल हो सकता है. अब आती है बात कि अगर आपको कोई डेटाबेस डिजाइन करना है तो आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा. कहते हैं कि बिफोर यूज ऑफ ओपन ऑफिस बेस एक्चुअली बिल्ड द टेबल्स, फॉर्म्स एंड अदर ऑब्जेक्ट डेटाबेस, आपको टू टेक द टाइम टू डिजाइन योर डेटाबेस, आपको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा डेटाबेस डिजाइन जो होगा वो आपके इंफॉर्मेशंस को प्रॉपर्ली मैनेज करेगा, इफेक्टिवली मैनेज करेगा, एक्यूरेटली मैनेज करेगा और इफिशिएंटली आप उसे एक्सेस कर पाओगे. तो अगर किसी भी डेटाबेस को डिजाइन करना है तो सबसे पहला काम है कि आप देखिए कि आपके डेटाबेस का पर्पस क्या है. क्यों? क्योंकि डेटाबेस इज द कलेक्शंस ऑफ द इंटर रिलेटेड डेटा आइटम्स. वो किसी एक एंटरप्राइजेस की बात करेगा. अगर स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है तो स्टूडेंट डेटाबेस हो गया, टीचर का इंफॉर्मेशन है तो टीचर डेटाबेस हो गया. ठीक है. शॉप का इंफॉर्मेशन है तो शॉप डेटाबेस हो जाएगा. तो पर्पस को डिसाइड करना है. फिर आपको यह डिसाइड करना है कि आपको कितने तरह के टेबल्स की रिक्वायरमेंट है, किस किस टेबल्स की रिक्वायरमेंट है, और उस टेबल्स में आप क्या क्या इंफॉर्मेशंस को मैनेज करोगे और किस तरीके से मैनेज करोगे, सो दैट डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नहीं हो और आप उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश भी कर सके. जब आप टेबल डिसाइड कर रहे होते हैं तो आपको टेबल के अंदर में क्या इंफॉर्मेशन रखना है, उसके हिसाब से आपको टेबल की फील्ड को भी डिसाइड करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि वो फील्ड कैसे उस टेबल से रिलेटेड है ना. तो इस चीज को ध्यान रखना है. ऐसे कॉलम या ऐसे फील्ड को इंक्लूड ना करो जो कैलकुलेट किया जा सकता है. मान लो किसी एग्जिस्टिंग डेटा के बेस पे, जैसे यहां पे रखा हुआ है, ये डेटा हमारा ए है, ये बी कॉलम है, तो सम ऑफ ए और बी रखने की जरूरत नहीं है. ए प्लस बी इंफॉर्मेशन को हम क्यों स्टोर करेंगे? अरे जब हमारे पास डेटा है तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. इंफॉर्मेशन इस स्मॉलेस्ट लॉजिकल पार्ट्स में आपको इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहिए. जैसे नेम के जगह पे आप उसे कैटेगराइज कर दो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सो दैट कि आप उसे प्रॉपर तरीके से एक्सेस कर सको. आइडेंटिफाई द फील्ड्स और फील्ड्स दैट यूनिक वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड. अब आपके टेबल में एक कॉलम तो ऐसा होना चाहिए ना जिसे आप प्राइमरी की बना सकते हो, तो उस तरह के कॉलम को भी रखो. और अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आप ये सोचो कि ऐसे दो कॉलम्स कौन से हैं जिसको कंबाइन करके हम उनको ऐड कर सकते हैं. ठीक है.
उसके बाद है डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स। जो टेबल्स हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को भी चेक करो और आप देखो कि आप उसके रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करोगे, कैसे उनको रिलेट करोगे। उसके बाद है फाइनली एट लास्ट क्या करो, अपने डिजाइन को रिफाइन करो, चेक करो कि जो टेबल आपने सोचा, जो फील्ड आपने उसके अंदर सोचा, जो रिलेशनशिप आपने उसके अंदर सोचा, वो कितनी जरूरी है, क्या इसके अलावा भी कुछ पॉसिबल हो सकता है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। और एट लास्ट आपको क्या करना है, डेटा एंड क्रिएट्स अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट, डेटा एंटर कीजिए, है ना, और आपको अगर जरूरत पड़े तो आप अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट लाइक क्वेरी, फॉर्म्स और रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हैं अपने डेटाबेस के लिए। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे एक स्टूडेंट टेबल से रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स कैसे दिखाया जा रहा है, ये मैंने आपको पीछे दिया। ये स्टूडेंट्स के पर्सनल डिटेल्स हो गए और ये स्टूडेंट्स के मार्क्स डिटेल हो गए। अब ये मार्क्स 30 किसका है, तो रोल नंबर 1 का। रोल नंबर 1 कौन है, तो वो रोहित है। वो कौन है, रोहित है। अब हमने कैसे पता किया, हमने इस टेबल्स को रोल नंबर से रिलेट कर दिया यहां पे। ठीक है, तो रोल नंबर यहां पे हमारा प्राइमरी की बन गया और यहां पे रोल नंबर हमारे लिए फॉरेन की बन जाएगा। तो इस तरह से हम रिलेशनशिप भी देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए इंफॉर्मेशन, नए डेटा के साथ, नए सेशन के साथ, सेशन 2 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।